हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि है आपके यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, और वो था एम्प्लॉय मेंटेनेंस। तो इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे एम्प्लॉय का वेलफेयर, और उसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है सोशल सिक्योरिटी। अभी सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है एक वेलफेयर सिस्टम है जो प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी प्रोवाइड करती है to ensure individual and families have access to the healthcare, financial securities in case of old age, unemployment, illness, work injuries, maternity, death of the family primary earner। तो इसमें क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी मतलब होता है कि वेलफेयर सिस्टम होता है एक तरीके का, जो कि सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को इंश्योर किया जाता है कि वो हेल्थ केयर की फैसिलिटी ले सके। फाइनेंशियल उनको सिक्योरिटी दी जाती है। अगर उनकी जो ओल्ड एज हो गई है, मतलब वो काफ़ी ओल्ड एज के हैं, या फिर वो कोई इलनेस की वजह से, या किसी भी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कोई भी ऐसी सोशल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है बाय द सोसाइटी, और हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती है इन द केस ऑफ इलनेस। अब इसका कोर आइडिया क्या होता है, मतलब मेन आइडिया क्या है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का? इसका मेन आइडिया ये है, ये आइडिया मतलब ह्यूमन डिग्निटी, मतलब एक इंसान के डिग्निटी के ऊपर इसका जो है आइडियल बेस्ड है। उसके बाद ये सोशल जस्टिस, ये एक जस्टिस प्रोवाइड करता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल को, उसकी लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जो वो खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो ये सोशल सिक्योरिटीज़ उसकी अनसर्टेनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए बनी हुई हैं। तो ये इसका कोर आइडिया है। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं और जो वर्नेबल मतलब कमज़ोर ग्रुप होते हैं, जैसे कि एल्डर होते हैं, जो लोग बूढ़े लोग होते हैं, उसके अलावा जो डिसेबल होते हैं या जॉबलेस रिटायर, इस तरीके के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करती है। ये मतलब हर तरीके की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि हर एक सेगमेंट के लोगों पे अप्लाई है। अगर वो ओल्ड एज के हैं उनके लिए, अगर वो डिसेबल हैं, जॉबलेस हैं, रिटायर हैं, मतलब हर एक ग्रुप पे ये अप्लाई होता है सोशल सिक्योरिटी। फिर आता है इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। ये लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है, उसको अच्छी हेल्थ केयर मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। फिर आता है मल्टीपल प्रोवाइडर्स। जैसे ये सोशल सिक्योरिटी के मल्टीपल प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, एनजीओ, ट्रस्ट और वॉलंटियर्स कोलैबोरेशन से भी ये प्रोवाइड की जाती है सोशल सिक्योरिटी। फिर आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है एक तरीके से मॉनेटरी हेल्प करना। उनके जो अनसर्टेन, जो उनके अनफोर्सी जो इवेंट्स हैं उनको, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, ओल्ड एज, जो ऐसे इवेंट्स हैं, अगर वो उनकी एज काफ़ी हो चुकी है तो वो जॉब नहीं कर पाते, तो उनको एक तरीके से फाइनेंशियली एक असिस्टेंस दी जाती है, उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है। फिर आता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे ये डायनेमिक मतलब कि डिफरेंट अलग अलग तरीके से ये चेंज हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कंडीशंस कंट्री के अकॉर्डिंग ये डायनेमिक मतलब चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं। वेरीज विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, चेंज हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर आता है इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इससे क्या होता है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाता है, क्योंकि जब किसी पर्सन को एक हेल्थ केयर सर्विसेज और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, तो ये एक तरीके से उनको स्टेबल करने के लिए दिया जा रहा है, उनको फेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बाकी लोगों सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो ये मतलब फेयरनेस तरीके से ये यूज़ होता है। फिर आता है अप्रोचेस टू सोशल सिक्योरिटी। क्या अप्रोचेस हैं, मतलब किस तरीके से हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं? फर्स्ट आता है कंपनसेशन। ये क्या होता है, इसमें हम इनकम से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द रिस्क, जैसे कि डिसेबिलिटी हो गई या कोई भी वर्क प्लेस पे इंजरी हो गई, तो उस तरीके का उस पर्सन को हम एक तरीके से कंपनसेशन देते हैं। फिर आता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब है कि उसकी हेल्प करते हैं कि जो उसकी पहले कंडीशन थी सोशल और इकोनॉमिक, उसका स्टेटस था एम्प्लॉय का, जो उसने मतलब इंजरी के बाद जो है, तो उसको वो करना, रिकवर करना, रिस्टोर करना। रिस्टोर का मतलब यही है कि जो उसकी पहले कंडीशन थी किसी भी इंजरी से पहले, उसको वो वाली कंडीशन प्रोवाइड करना।
फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है, इसमें एम होता है कि उनको प्रिवेंट करना। सोशल सिक्योरिटी का ये भी है कि उनको प्रिवेंट करना, जैसे डिसीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके के बाय लॉ, उनको लॉ बना के उनको एक तरीके से सेफ्टी रेगुलेशन से उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करना, जो कि आपके अनफोर्सिएबल इवेंट्स है। फिर आता है नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? पहला आता है बूस्ट एम्प्लॉय मोरल एंड कॉन्फिडेंस। सोशल सिक्योरिटी, अगर वो सोशली सिक्योर रहेंगे, अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, उनको हेल्थ केयर अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए उससे एम्प्लॉय का मोरल और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज़ होगा, बूस्ट होगा। फिर आता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उनकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी अगर वो हेल्दी रहेंगे, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। फिर आता है क्रिएट अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट विद ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन। जब उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा तो एक उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा, बेटर होगा, और साथ में वो एक ट्रस्ट बिल्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर आता है हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। अब उनको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बाकी लोग भी, नए एम्प्लॉयज़ भी आने की कोशिश करेंगे उस कंपनी में, क्योंकि वो अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। और साथ में वो जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अपने एम्प्लॉय में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी वहाँ पर रिटेन रहेंगे। फिर आता है सिक्योर वर्कफोर्स अगेंस्ट फाइनेंशियल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। तो इसमें क्या करते हैं, वर्क फोर्स जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं हम एक तरीके से सिक्योरिटी, सोशल और साथ साथ फाइनेंशियल भी, जो उनकी इनस्टेबिलिटी है उससे प्रोवाइड करना, वर्क फोर्स को एक तरीके से सिक्योर करना। अब आता है स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। स्कोप क्या है सोशल सिक्योरिटी का? मतलब क्या, कहाँ पर ये सोशल सिक्योरिटी मिलती है? जैसे कि मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में हमें सोशल सिक्योरिटी मिलती है। इसमें हमें हॉस्पिटलाइजेशन और जो एक्सपर्ट केयर, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो मिलती हैं इस हेल्थ मतलब मेडिकल केयर में। उसके बाद आता है सिकनेस बेनिफिट। इसके अंदर आपको पेड लीव मिलती हैं, जैसे कि आपको 26 वीक्स की मिल सकती है एक ईयर में। तो पेड लीव, अगर कोई इलनेस है तो उसके लिए आपको लीव ले सकते हो और उसके पेमेंट जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ये होता है सिकनेस बेनिफिट। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में कंपनसेशन होता है जिस टाइम के लिए, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, नहीं, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिल्क फैक्ट्री है, जो आइसक्रीम फैक्ट्री है एक, बट जो उनकी सेल है वो आइसक्रीम की वो समर में बहुत होती है, बट जो विंटर आता है तो उसमें वो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कुछ वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट का वो सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ मंथ्स के लिए जब वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, उसके बाद जैसे ही समर आती है फिर उनको ले लिया जाता है, वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड होता है उसके लिए जो कंपनी है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, तो इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट। जो एम्प्लॉयमेंट के टाइम, जैसे कि वर्क प्लेस पे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में अगर मशीनरी यूज़ करते हुए कोई भी इंजरी होती है तो उसका जो है मेडिकल और उसका फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कंपनी प्रोवाइड करती है उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को। फिर आता है ओल्ड एज बेनिफिट, जैसे कि पेंशन प्रोवाइड करती है, कितने टाइम तक उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसकी एज क्या है, उस बेसिस पे वो पेंशन उनकी बना देती है, जिससे कि उनकी ओल्ड एज के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसमें उनको एक तरीके से एक अमाउंट मिलता रहता है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती रहती है। फिर आता है मैटरनिटी बेनिफिट। इसके अंदर चाइल्ड बर्थ से, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो मदर को पेड लीव मिलती है, जिसमें वो अपने चाइल्ड की केयर कर सकती है, और ये 3 मंथ्स बिफोर और 3 मंथ्स आफ्टर वाली लीव्स होती हैं, जिसके अंदर वो मदर अपनी केयर कर सकती है अपने चाइल्ड की और अपनी, और तो उसका जो मंथ का जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो सैलरी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। फिर आता है फैमिली बेनिफिट्स। फैमिली बेनिफिट्स होते हैं जैसे अपने फैमिली को बेनिफिट देने के लिए, जैसे जो ब्रेड विनर है वो डाई हो जाता है तो उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, एक तरीके से उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट, फैमिली को एक बेनिफिट दिया जाता है फाइनेंशियल। फिर आता है लेबर लॉज रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी इंडिया में। ऐसे लेबर लॉज बने हुए हैं इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी को इनकरेज करते हैं। अब वो पढ़ लेते हैं कौन कौन से। पहला आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसके अंदर हेल्थ केयर साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है इलनेस से, मैटरनिटी और इंजरी से रिलेटेड। फिर आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके अंदर पीरियोडिक बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि जो मैटरनिटी जो पेमेंट होती है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड वो दिया जाता है। फिर आता है आपका
एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952, इसके अंदर रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी और जो सर्वाइवर बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको क्या अमाउंट दिया जाएगा, आपकी ओल्ड एज पेंशन होगी, डिसेबिलिटी कुछ होती है तो उससे जो है उसके रिलेटेड आपको जो अपने फाइनेंशियल और अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो आपको बेनिफिट्स चाहिए वो ये प्रोवाइड करती है। और सर्वाइवर बेनिफिट्स मतलब कि जो उसके बाद के लोग हैं, जो एम्प्लॉयर था उसके बाद एम्प्लॉय था उसके बाद फैमिली के जो लोग हैं उनको जो बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है वो होता है इसके अंदर। फिर आता है पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इसके अंदर एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, डेथ बेनिफिट दिया जाता है और साथ साथ इसके अंदर पेंशन का भी एक टॉपअप प्लान होता है जिसके अंदर कि आप पेंशन को भी अवेल कर सकते हैं। फिर आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इसमें होता है कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को अगर वो अगर किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उनको उसका कंपनसेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया था 1947 में जो प्रोटेक्ट करता है और कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि जो कंपनीज़ हैं बिना बताए एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती हैं, उनको डिसमिसल कर देती हैं, तो उसके लिए ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक बेनिफिट में एक एक्ट बना था जो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब आता है यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 12, जिसमें एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस HRIS और EHRM को पढ़ने वाले हैं हम। ये क्या होता है, इन सब डेफिनेशन, इनकी फुल फॉर्म सब समझेंगे डिटेल में। फर्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। तो ये एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस क्या होते हैं? एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस होते हैं जब एक वर्कर अनहैप्पी फील करता है, अनफेयर फील करता है कि वो उसके साथ अनफेयर ट्रीट हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है बिकॉज ऑफ समथिंग रिलेटेड टू उसकी जॉब से रिलेटेड। अगर एक एम्प्लॉय जो वर्कर है वो अनहैप्पी फील करता है, ऐसा फील करता है कि उसके साथ जो है फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है अपनी जॉब पे, तो उसको कहते हैं हम एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस। अब एग्जांपल है यहाँ पर, अगर एक एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली रूडली बात कर रहा है बाय द सुपरवाइजर से, इफ़ ही इज़ नॉट प्रमोटेड डिस्पाइट एलिजिबल, तो इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो है कंसिस्टेंटली बात करेगा, मतलब रूडली बात करेगा अपने सुपरवाइज़र से, या फिर उसका अगर नहीं प्रमोट किया जा रहा, अगर वो एलिजिबल है उसके बाद भी उसको नहीं प्रमोट किया जा रहा, मतलब जो सुपरवाइज़र है अपने एम्प्लॉय से रूडली बात करता है साथ में, और अगर उसका प्रमोशन, एम्प्लॉय का प्रमोशन भी नहीं किया जा रहा है, वो एलिजिबल है उसके बाद भी, तो क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो अनट्रीटेड, मतलब ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, अनफेयर फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, तो इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इसको ही कहते हैं हम ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब एम्प्लॉय की एक तरीके से प्रॉब्लम, एक तरीके क्वायरी। फिर आता है, अब है वाई डू ग्रीवेंसेस हैपन। अब ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, क्या ऐसे ग्रीवेंसेस होते क्यों हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।